आरजू शहर की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट थी और उसका पति साकेत बाल रोग विशेषज्ञ था। दोनों अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। दोनों की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और दोनों घर पर ही प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। बहुत ज़्यादा नाम नहीं था, इसलिए कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, पर दोनों बहुत मेहनत करते थे। दोनों का अपना एक बड़ा नर्सिंग होम खोलने का सपना था, जिसे पूरा करने के लिए वो दोनों रात दिन मेहनत कर रहे थे। इस बीच आरजू 2 बेटों की माँ भी बन गई और धीरे धीरे इनका काम भी अच्छा चल रहा था। लोग इलाज के लिए इनके पास आने लगे थे, लेकिन फिर भी उनके सपने बहुत बड़े थे और जितने बड़े सपने उनके थे उतनी उनकी आमदनी नहीं हो रही थी और अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए ये दोनों दिन रात मेहनत किए जा रहे थे। इसी तरह करीब 15 वर्ष निकल गया और आज उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था। शहर में सबसे बड़ा नर्सिंग होम खोला था आरजू और साकेत ने मिलकर, जिसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। दूर दूर से मरीज अपनी समस्या लेकर उनके अस्पताल में आते ही थे, क्योंकि आरजू एक गायनिकोलॉजिस्ट थी और साकेत एक बाल रोग विशेषज्ञ। इसलिए नर्सिंग होम में ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं और बच्चे ही आते थे। बच्चों की डिलीवरी भी अस्पताल में होती थी और फिर बच्चों का इलाज भी अस्पताल में होता था। धीरे धीरे दोनों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। उनका एक नाम हो चुका था शहर में। अब पैसों की कोई कमी नहीं थी और घर भी उन्होंने काफ़ी आलीशान बना लिया था। दोनों बेटे अक्षत और अक्षय अब बड़े हो रहे थे और उन दोनों ने भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। माँ बाप डॉक्टर थे तो बच्चों का भी मेडिकल लाइन में ही इंटरेस्ट था और वो दोनों भी बहुत काबिल डॉक्टर बनना चाहते थे। समय ऐसे ही गतिमान रहा और दोनों बेटे भी डॉक्टर बन चुके थे। अक्षत हृदय रोग विशेषज्ञ था और अक्षय हड्डियों का डॉक्टर बन गया था। अब घर में कुल 4 डॉक्टर हो गए थे। आरजू और साकेत बहुत खुश थे, क्योंकि उनका नर्सिंग होम शहर का सबसे बड़ा नर्सिंग होम था। अब उसमें उनके खुद के दोनों बेटे भी अपनी प्रैक्टिस करते, पर उन्हें आरजू और साकेत की तरह दिन रात कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि आरजू और साकेत ने दिन रात कड़ी मेहनत करके उनके लिए एक अच्छा खासा बैकअप तैयार कर दिया था। समय के साथ उनके दोनों बेटे अक्षय और अक्षत का विवाह भी हो गया। दोनों ने अपने साथ पढ़ने वाली निधि और अंजना से शादी की थी। निधि और अंजना भी गायनी थी, मतलब पूरा परिवार डॉक्टर का परिवार बन चुका था और अस्पताल को 4 नए डॉक्टर मिल गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। अक्षत और अक्षय का विवाह हुए लगभग 4 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक निधि और अंजना दोनों में से कोई भी मां नहीं बन पाई थी। अब आरजू और साकेत को लग रहा था कि निधि और अंजना को फैमिली प्लानिंग शुरू करनी चाहिए और अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। इस बारे में एक दिन आरजू और साकेत ने अपने दोनों बेटे बहुओं से बात भी की। दोनों बेटे बहुओं का यही जवाब था कि हाँ पापा, हम तो इस बारे में सोच ही रहे थे और अब हमने कोशिश करनी शुरू कर दी है। जल्द ही आप लोगों को आपकी अगली पीढ़ी मिल जाएगी। और सब खुश हो गए। लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी निधि और अंजना दोनों में से कोई भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जबकि दोनों खुद ही गायनिकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपना सारा चेकअप भी कर रखा था। सब कुछ नॉर्मल था। दोनों हैरान थीं। अपने हस्बैंड का भी सारा चेकअप उन लोगों ने कर रखा था, लेकिन किसी में कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पा रही थी और क्योंकि सारा परिवार डॉक्टर था तो इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि शारीरिक रूप से उन लोगों में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गर्भधारण ना कर पाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, उन्होंने 2-4 प्रकार के टेस्ट अपने और अपने पतियों के करवा लिए और वो सारे टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल निकले। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरे डॉक्टर से राय मांगना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि दूर दूर से लोग बच्चों की आरजू लेकर डॉक्टर आरजू के पास ही आते थे। ये तो अलग ही पहेली हो गई थी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी 2 बहू में से कोई भी बहू माँ नहीं बन पा रही थी, वो भी एक ऐसा परिवार जिसमें सब लोग डॉक्टर हैं। खैर, इसी तरह से 1 साल का वक्त और बीत गया, लेकिन अभी भी वही हाल था। अब आरजू ने अपने दोनों बेटे बहुओं से कहा कि एक काम करो, तुम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करो, हो सकता है किसी वजह से नॉर्मली कंसीव नहीं हो पा रहा है। अब निधि और अंजना ने भी यही सोचा और उन्होंने टेस्ट ट्यूब का प्रोसीजर करवाया, वो भी अपने ही अस्पताल में बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे डॉक्टर से। खुद भी आरजू अपनी देख रेख में सब कुछ कर रही थी, लेकिन ये प्रोसीजर भी 2-3 बार फेल हो गया और अब कोई चांस नहीं रह गया था रंजना और निधि के कंसीव करने का। आरजू ने न जाने कितनी औरतों को टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट किया था,
लेकिन अपनी बहुओं पर ही वो फेल हो रही थी, जबकि बहुएं खुद डॉक्टर थीं और हर बात का पूरा ख्याल रख रही थीं। ये तो अबूझी पहेली बन गई थी कि किसी भी तरह से रंजना और निधि कंसीव ही नहीं कर पा रही थीं, कोई शारीरिक कमी ना होने के बावजूद भी। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अमीर हो, जब हर तरह से हार जाता है तो उसे एक ही डर याद आता है, भगवान का डर। और आरजू साकेत अपने दोनों बेटे बहुओं को लेकर ईश्वर के दरबार में पहुँचे और वहाँ माता रानी के चरणों में सिर रखकर माता रानी से विनती की कि उनके घर में माता रानी खुशियाँ भर दें, उनकी बहुएं माँ बन जाएं। पता नहीं किस वजह से उनकी दोनों बहुएं माँ नहीं बन पा रही थीं। आरजू और साकेत ने अपनी तरफ से बहुत तरह की मन्नतें मांगी, लेकिन माता रानी ने भी आरजू और साकेत की मन्नत नहीं सुनी। वो लोग जैसे ही माता रानी की मूर्ति को प्रणाम करके थोड़ा सा पीछे को हटे, उनका चढ़ाया हुआ प्रसाद सीधे नीचे गिर गया और पूरी तरह से बिखर गया। पंडित जी ने बोला, ये तो अपशगुन हो गया, ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और इस तरह से प्रसाद का गिरना यही संकेत करता है कि माता रानी को आपकी मन्नत मंजूर नहीं है और माता रानी ने आपकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। अब एक आखिरी रास्ता बचा है सरोगेसी का। आरजू और साकेत ने सोच लिया था कि अब वो लोग सरोगेसी के जरिए अक्षत और अक्षय की संतान को इस धरती पर लाएंगे। इसके लिए बहुत जांच पड़ताल करके 2 औरतों का चयन किया गया जो अक्षय और अक्षत और उनकी पत्नियों के बच्चों को अपनी कोख में पालेंगी। सब कुछ ठीक से चल रहा था और अब सब बहुत खुश थे कि कुछ महीने के बाद अक्षय और अक्षत की संतानें आरजू के घर में आ जाएंगी। लेकिन एक एक करके जब दोनों सरोगेट मदर के डिलीवरी का वक्त आया तो दोनों ही सरोगेट मदर के पेट से मृत बच्चों की डिलीवरी हुई, जबकि दोनों के डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड किया गया था जिसमें बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि बाहर आते ही दोनों बार बच्चों की सांसें रुक गईं। अब तो आरजू और साकेत बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या तबाही आ गई है। बिना किसी वजह के उनकी अगली पीढ़ी का आगमन ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अब किसी ज्योतिषी या तंत्र आचार्य से मिलने का निर्णय किया, क्योंकि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ चीज़ों से वह हार ही जाता है। और यही सोचकर वो शहर के सबसे बड़े तंत्राचार्य के पास गए, जो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियाँ करते थे और किसी के बारे में बिल्कुल सटीक बातें ही बताते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उन्होंने जीवन में इतनी तरक्की की है कि हो सकता है कि कोई जलने वाला उनके ऊपर कोई जादू टोना कर गया हो, जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। तंत्राचार्य ने उनके दोनों बेटों और बहू की कुंडली देखी, सब कुछ ठीक था। उनका भविष्य और उनका अतीत का अध्ययन किया, उन्हें ऐसी कोई कमी नहीं दिखी। तंत्राचार्य ने भी बोला, आपके बेटे बहू की कुंडली में भी मुझे कोई कमी नहीं दिख रही और मैंने अपनी शक्ति से उनकी हस्त रेखा और मस्तक रेखाएं देखकर उनके अतीत का भी अध्ययन किया है, मुझे कहीं कोई कमी तो नहीं दिख रही। फिर ये लोग माँ बाप क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई जादू टोना किया है। अब तंत्र आचार्य ने आरजू और साकेत से बात करनी शुरू की और उनके अतीत का अध्ययन किया और तंत्राचार्य को समझते देर नहीं लगी कि उनकी अगली पीढ़ी उनकी वजह से इस धरती पर नहीं आ पा रही है। तंत्राचार्य ने साफ बोल दिया, ना तुम्हारी ना तुम्हारे बेटे बहू की औलाद हुई है और ना कभी होगी। इसके लिए तुम्हारे बेटे बहू दोषी नहीं हैं, बल्कि तुम दोनों दोषी हो और तुम दोनों के कर्मों का फल वो लोग भुगत रहे हैं। ये सुनकर आरजू और साकेत हैरान हो गए और बोले, हमने ऐसे कौन से काम कर दिए कि ईश्वर हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? तंत्राचार्य ने बोला, क्या ये बताना पड़ेगा कि तुमने कौन से काम किए हैं? तुम अपने कर्म अपने बेटे बहू से छुपाओ, दुनिया से छुपाओ, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते और ना ही ईश्वर से। ईश्वर को तुम्हारे कर्म अच्छे से पता है, जिसकी सज़ा उन्होंने तुम्हें दी है कि तुम्हारा वंश अब तुम्हारी संतानों के बाद खत्म हो जाएगा। क्या करोगी इतना धन दौलत जिसे भोगने वाला कोई रहेगा ही नहीं? आरजू और साकेत हैरान हो गए थे कि ये तंत्राचार्य जी क्या बोल रहे हैं। अक्षय, अक्षत और निधि रंजना भी हैरान थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी पापा ने ऐसे कौन से काम कर दिए कि हम लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं? तंत्राचार्य ने आगे बोला, सुनना चाहते हो अपने कर्म जो कि तुम्हें ठीक से पता है, लेकिन आज फिर सुन लो, क्योंकि तुमने तो इतने पाप किए हैं कि शायद कुछ चीज़ तुम भूल भी गए होगे, लेकिन समय कुछ नहीं भूलता। तंत्राचार्य ने बोलना शुरू किया, तुम दोनों के विवाह के बाद तुम दोनों के पैसों की भूख ने तुम दोनों से बहुत तरह के कर्म करवाए हैं, ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा करके तुम अपना एक बड़ा नर्सिंग होम खोल सको। तंत्राचार्य ने आरजू की ओर देखते हुए बोला, क्यों
तुम भ्रूण जांच करके कन्या भ्रूण हत्या करने का काम करती थी ना? और साकेत की तरफ देखकर बोला, और इस काम को करवाने के लिए तुमने आरजू के ऊपर जोर डाला था ना? साकेत और आरजू हैरान हो गए, साथ ही उनके दोनों बेटे बहू भी। उन्होंने बोला, ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? हमारे मम्मी पापा ऐसा कोई काम नहीं करते। हम खुद उनके नर्सिंग होम में काम करते हैं और हमारे नर्सिंग होम में ऐसा कोई काम नहीं होता है। तंत्राचार्य ने बोला, आज नहीं होता, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा होता था। और नर्सिंग होम बनने के पहले भी आरजू और साकेत जब अपने घर पर प्रैक्टिस करते थे तब भी वो ये काम ही करते थे। आरजू और साकेत ने स्वीकार कर लिया कि पैसे कमाने की धुन ने उन्हें इतना पागल कर दिया था कि वो गर्भवती की जांच करके बता देते थे कि गर्भ में लड़की है या लड़का, और फिर लड़की होने पर उसका अबॉर्शन भी कर देते थे। इस काम को करने के लिए उन्हें बहुत पैसे मिलते थे और इसी तरह से पैसे कमाकर उन्होंने इतना बड़ा नर्सिंग होम तैयार किया था। और नर्सिंग होम तैयार होने के बाद भी काफ़ी सालों तक वो ये काम करते रहते थे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए थे इस तरह के कार्य करने वाले डॉक्टर पर, इसलिए आरजू और साकेत ने पिछले कुछ सालों से ये सब कुछ छोड़ दिया था। इसलिए उनके दोनों बेटे बहू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आरजू और साकेत ने कहा, लेकिन इससे क्या? हमने किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। अगर किसी का अबॉर्शन किया है तो माँ की खुद की मर्जी या उसके पति या उसके घर वालों की मर्जी से किया है, तो उसका दोष हमें क्यों लगेगा? तंत्राचार्य जी ने कहा, बिल्कुल दोष उन्हें लगेगा, लेकिन रास्ता तो तुमने ही दिखाया ना, अंजाम तक भी तुमने पहुंचाया, हर जगह तुमने साथ दिया। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था, तो कैसे सारा दोष सिर्फ उन्हें लगेगा? तुम्हारे पास तो गिनती भी नहीं होगी कि तुमने कितनी कन्याओं को जन्म लेने के पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। मुझे साफ दिख रहा है तुम्हें किसका श्राप लगा है। कुछ माँओं की तो खुद की मर्जी होती थी कि हम अपने गर्भ में पल रही कन्या का अबॉर्शन करवा दें, लेकिन कुछ ऐसी माँ भी थीं जिन्हें परिवार के दबाव में ये सब कुछ करवाना पड़ रहा था। मुझे साफ दिख रहा है एक महिला का चेहरा जो 6 माह की गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी करवाकर तुम लोगों ने उसकी कन्या की हत्या की थी। ये उसी का श्राप था जो आज तुम लोगों को लगा है। अब आरजू और साकेत को सब कुछ साफ साफ नजर आ गया। उनके सामने सोनी नाम की महिला का चेहरा आ गया। काफ़ी साल पहले उनके पास सोनी नाम की एक महिला गर्भ की जांच के लिए अपने पति और सास के साथ आई थी और उसके गर्भ में बेटी थी। सोनी ने बहुत हाथ पैर जोड़े थे आरजू के और बोला था कि वो ना बताए कि उसके गर्भ में बेटी है, और आरजू को उसके ऊपर दया आ गई थी। आरजू ने नहीं बताया था कि उसके गर्भ में बेटी है, लेकिन जब वो गर्भ 6 माह का हो गया तो उसके सास और पति दोबारा जब आरजू के पास आ गए तो आरजू ने चेकअप किया था। बातचीत में अचानक ही सास ने बोला कि ये तो अच्छा हुआ मैडम जी कि आपने बता दिया कि गर्भ में बेटा है, नहीं तो एक और बेटी इसने पैदा कर दी होती। आप जैसे डॉक्टरों की वजह से ही तो हम जैसे गरीब लोग फालतू में बेटियां करके परिवार बढ़ाने से बच जाते हैं। पहले से ही 2-2 बेटियां हैं। ये सुनकर आरजू हैरान हो गई थी और उसे लगा था कि उस दिन तो सोनी के कहने पर उसने झूठ बोल दिया था, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो सारी बातें खुल जाएंगी और फिर ये लोग बहुत बवाल मचाएंगे। साथ ही इससे ये बात भी फैल जाएगी कि मैं गलत परिणाम बताती हूँ, इससे मेरे बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। और आरजू ने लालच में आकर उसके सास और पति को सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर वो जालिम सास और पति डॉक्टर आरजू और सोनी दोनों से बिल्कुल चिढ़ गए थे। उसके पति ने तो गुस्से में सोनी के ऊपर वहीं पर हाथ उठा दिया था और उसकी सास बिल्कुल अड़ गई थी कि आज के आज इसका अबॉर्शन करवाओ। आरजू ने बोला, अबॉर्शन नहीं हो सकता, गर्भ 6 माह का हो चुका है और पूरा विकसित है। लेकिन सोनी की सास अपनी बातों पर अड़ी रही कि हमें लड़की नहीं चाहिए। आरजू और साकेत ने आपस में निर्णय किया कि सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। सोनी रो रही थी और लगातार आरजू से कह रही थी कि अगर आप 3 महीना और मुंह बंद कर लेती तो मेरी बेटी इस धरती पर आ जाती। आपने थोड़े से पैसों के लिए मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी, पता नहीं अब वह जन्म लेगी या नहीं। लेकिन आरजू और साकेत पैसे के इतने लालची थे कि उन्हें सही और गलत में फर्क नहीं पता चल रहा था, और सोनी की सास और पति के कहने पर उन्होंने 6 महीने की गर्भवती सोनी की दवाई देकर नॉर्मल डिलीवरी करवा दी और उसके पेट से एक सही सलामत जिंदा बेटी का जन्म हुआ, जो कि सही से विकसित नहीं हुई थी और बहुत कमज़ोर थी। शायद अगर आरजू और साकेत चाहते तो वो बच्ची बच जाती, क्योंकि 6 माह तो
हो ही चुके थे और जिंदा बच्ची पेट से बाहर निकली थी। लेकिन आरजू और साकेत ने उस बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया और बच्ची ने अपनी माँ के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। सोनी ने डॉक्टर आरजू से उस वक्त कहा था कि आज आपने जो पाप किया है ना, आपकी औलाद उस पाप का कर्ज चुकाएगी। शायद सोनी का यही श्राप लग चुका था। डॉक्टर आरजू और साकेत के सामने आज एक एक दृश्य आ रहा था, किस तरह से वो 6 माह की बच्ची ने तड़प तड़प कर उनके सामने दम तोड़ा था और उसकी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी। अगर वो चाहते तो सच में उस बच्ची का जन्म हो सकता था। अगर 9 माह की स्वस्थ बच्ची अगर गर्भ से बाहर आती तो उसके दादी और पापा उसके साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते। इतना बड़ा पाप कर गए थे आरजू और साकेत पैसे के लालच में, और इस काम को करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम ली थी सोनी की सास और उसके पति से। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इस कर्म का फल उनकी संतानों को मिलेगा। आरजू और साकेत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तंत्राचार्य जी से बोला, आचार्य जी कोई तो उपाय होगा इस शाप से मुक्ति का। तंत्राचार्य जी ने बोला, जो पाप जानबूझकर पैसों के लिए किया जाता है ना, उसका कोई उपाय नहीं होता। अगर अनजाने में तुमसे कोई पाप होता तो शायद कोई उपाय होता, लेकिन इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। तुमने न जाने कितनी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मारा है। क्या उन सब का श्राप तुम्हें नहीं लगेगा? अक्षत और अक्षय भी हैरान थे अपने माँ बाप के इस कटु सत्य को जानकर। तंत्राचार्य जी ने साफ बोल दिया, इस जन्म में तो तुम्हारी अगली पीढ़ी आने से रही, मुझे साफ दिख रहा है। बस दुख इस बात का है कि माँ बाप के कर्मों का फल उनकी संतानें भुगत रही हैं। लेकिन ये तो तय है कि तुम्हारे दोनों बेटों में से किसी को औलाद नहीं होने वाली। आरजू और साकेत पूरी तरह से हार गए थे। उनके दोनों बेटे और बहुओं ने भी जब ये सारा सच सुना तो उन्हें अपने माँ बाप से घृणा हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो लोग अब अलग रहेंगे और अपनी अलग प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने साफ बोल दिया, अपने पाप की कमाई से बनाए गए नर्सिंग होम को आप लोग ही चलाइए, हम उस पाप के भागीदार बनकर अपना जीवन और तबाह नहीं करना चाहते। आरजू और साकेत चुप थे। उनके पास अपने बच्चों की बातों का कोई जवाब नहीं था। उनके दोनों बेटे और बहू वहाँ से चले गए अपना अलग जीवन बसाने के लिए। उन्होंने तय कर लिया था कि वो दोनों अनाथ आश्रम से एक बेटी गोद ले लेंगे, ताकि उनके माँ बाप ने जो पाप किया है, जिसका असर उनके ऊपर आ रहा है और जो वहाँ भोग रहे हैं, उसमें कुछ तो कमी आए। माँ बाप को वहीं छोड़कर अक्षत और अक्षय अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर अनाथ आश्रम की ओर चले गए, क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि माँ बाप तो वो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि शारीरिक रूप से उनमें कोई कमी नहीं है। ये तो सब ईश्वर का न्याय ही है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।